इस कार्यक्रम को पूरे महाराष्ट्र में सुचारू रूप से चला रही है ऐसी बहन डॉक्टर शोभा पाध्याय जी, मंच पर उपस्थित एसीपी शुभदा चौहान जी, मेरे विभाग में रहने वाले हमारे वरिष्ठ नेता और जो सीनियर काउंसिल स्टाफ है फैमिली कोर्ट में जिनका नाम है ऐसे एडवोकेट क्रांति साधे जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट विजेता जायसवाल जी, मृणालिनी वाघ जी, एचओडी निर्मला निकेतन, डॉक्टर प्रतिमा गोयल, शैलेश गढ़िया, डॉक्टर रोहन जी और उपस्थित सभी बंधु और बहनों, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि हम सब लोग काफी समय से यहाँ पर बैठे और कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे मन में रहेगा कि कार्यक्रम समाप्त कब हो। लेकिन मैं यहाँ पर आप सबकी तरफ से सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शोभा पाध्याय और उनके पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्कृष्ट कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। मैं सुन रहा था पैनल डिस्कशन भी, और पैनल भी एकदम मजबूत, पुलिस ऑफिसर भी, डॉक्टर भी, वकील भी, सीए भी, प्रोफेसर भी, और इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से ये चर्चा सत्र महिला सक्षमीकरण और महिला सुरक्षा ये विषय को लेकर हम सबके सामने रखा गया। विषय अच्छा भी लगा कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने आप में से उसके ऊपर सवाल भी पूछे और मन का दर्द भी बयान किया। आज समय है कि हम सब लोग महिला सुरक्षा विषय पर खुलकर चर्चा करें। समाज वही अच्छा होता है जहां पर उस देश की महिलाओं को सुरक्षा सबसे ज्यादा दी जाती है। वही समाज, वही देश दुनिया में अच्छा गिना जाता है। जिस शहर की महिला सुरक्षित, वो शहर सुरक्षित माना जाता है, और जिस परिवार में महिलाओं को सम्मान ज्यादा, वो परिवार संस्कारित परिवार माना जाता है। और इसके लिए कोई कायदे कानून की आवश्यकता नहीं। कायदे कानून तो होने ही चाहिए, लेकिन परंपरागत अपनी व्यवस्था ऐसी है कि हम सब अपने घरों में अगर झांक ले, थोड़े अपने माता पिता से, दादा दादी से बात कर ले, तो हमको भी ध्यान में आएगा कि हमारे परिवार में भी अगर मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी बहन, इसको अगर सम्मान है तो उस परिवार को, उस बस्ती में रहने वाले सभी लोग सम्मानित नजर से देखते हैं। जहां तक कानून की बात हो या सुरक्षा की बात हो, मन को तकलीफ देने वाले सभी विषय दिन ब दिन सामाजिक चित्र में दिखते हैं। कुछ घटनाओं का जिक्र शुभा जी ने किया। इतनी घटनाएं बर्बरता से बनी हुई है। कहीं पर पिता ही अपने बेटी पर अत्याचार कर रहा है, कहीं पर तो ये बोला भी नहीं जा सकता कि एक ही परिवार में रहने वाले पुरुष अपने उसी परिवार में जन्मी बहन के साथ अत्याचार करते हैं। फेरे तो लिए जाते हैं भगवान को साक्षी रखकर, लेकिन उसी पत्नी को जलील करने के लिए
रास्ते पर उतारकर उसको पीटा जाता है। बात यहां पर निकली काम पर जाने वाली मेरी बहनों की। काम पर अगर मेरी बहन जा रही है, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रही है, तो उस काम पर जहां पर जा रही है वहां पर भी मैं तो ऐसे मर्दों को विकलांग ही कहूंगा कि जो ऐसे स्थिति में भी अपनी मानसिक दुर्बलता का और क्रिमिनल माइंड का परिचय देते हैं। स्कूल कॉलेज में जाने वाली मेरी बहन जिस टीचर पर या प्रोफेसर पर पूरी श्रद्धा के भाव से अपना विश्वास रख के वहीं पर कभी कभी ये घटनाएं दिखाई पड़ती है कि वहां पर भी अत्याचार हो रहा है। और इसके कारण ये समाज के मन में ये प्रश्न अभी बहुत अग्रिम हो चुका है कि ऐसी व्यवस्था में हम सब अच्छा समाज और अच्छा देश बना। मेरा ऐसा कहना है कि आप और कुछ करने से पहले समाज में परिवर्तन कीजिए। कहाँ भी समाज में परिवर्तन करेंगे वहीं से शुरुआत होगी। बेटी बाहर आने से पहले ही उसको आप फीमेल इन्फेंटिसाइड के माध्यम से भ्रूण हत्या करके मार रहे हैं। अभी मोदी जी के सरकार ने जो भी अभी रिसेंटली स्ट्रॉन्ग लॉज लाए हैं उसके वजह से ये अभी बहुत कम हो गया है, मगर फैक्ट रिमेन्स दैट आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ ये होता है। बाहर बेटी आती है 4 साल की हो जाती है, वो सेक्सुअल प्रेडेटर्स के हाथ में आ जाती है। उस टाइम पे हमें ज़रूरी है कि उसको हम गुड टच बैड टच और ये जो प्रोग्राम्स है उसके साथ में सेंसिटाइज करें। बच्चों को, बेटियों को हम सुरक्षा कर देने की बात करते हैं, मगर छोटे बच्चों को भी सुरक्षा देना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअल प्रेडेटर्स ये सोचते नहीं है प्रेडिक्शन करने से पहले कि वो लड़का है या लड़की है। समाज में जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तभी तक ये सिर्फ हम अगर नारा देते रहेंगे तो उससे आगे नहीं होगा। जैसे आज शुभा जी ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम दिया, शिवराज जी को यहाँ बुलाया और हमारी सारी टीम ने इसको आगे बढ़कर लड़कियों को SNDT कॉलेज की लड़कियों को सेंसिटाइज किया। जितना प्रोग्राम आप ज़्यादा करें सभी आके और बाकी के हमारे पूरे महाराष्ट्र के हमारे पदाधिकारी बाकी के लोग जो सब आके सेंसिटाइज होके गए, हम ये प्रयत्न करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में बदल जरूर आएगा। क्या लगता है आपको सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर ड्रग्स और मोबाइल कितना जिम्मेदार है सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए? क्योंकि समाज के अंदर ड्रग्स की वजह से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरेसमेंट जो है बच्चों के ऊपर भी हो रहा है, और मोबाइल कितना जिम्मेदार है दोनों चीज़ों के लिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इन चीज़ों को? सर, ड्रग्स एक सोशल प्रॉब्लम है। अगर आप जब भी देखेंगे ड्रग्स एक सोशल प्रॉब्लम है, उसको एक सोशल तरह से ही लॉ एंड ऑर्डर प्लस उसको सोशल रिफॉर्म्स एंड सेंसिटाइजेशन की तरह आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि ड्रग्स मत लो, और ड्रग्स लेने में क्या इश्यूज है ये आपको सेंसिटाइज करना ही पड़ेगा उनको। और जैसे आप सेंसिटाइज करते जाएंगे उनको, समाज में धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। इट इज़ हेल्प टू टेक ड्रग्स, उसका मतलब मैं ड्रग्स लेता हूँ, पीयर प्रेशर है मुझे और मैं ड्रग्स लेने की वजह से मैं सबके लिए एक्सेप्टेबल हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है वो प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम जो है उसको एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत है, मगर ये ज़रूर है कि हमें संस्कार, सेंसिटाइजेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर तीनों की चीज़ों को साथ में लेकर हमें कुछ करना पड़ेगा ड्रग्स के लिए। सेक्सुअल हरेसमेंट के जितने केसेस आते हैं उसके अंदर ज़्यादातर लोग रहते हैं ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, चाहे वो बच्चियों के साथ हो या आप कहीं का भी मामला ले लें, चाहे शक्ति की मिल गैंगरेप का मामला था, जब भी देखें हमने सब ड्रग्स एडिक्ट है। तो ड्रग्स के बाद जो सेक्सुअल हरेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रेट जो है उसके बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ट्रुथ है, आपका कहना एब्सोल्युटली राइट है। एडिक्शन के बाद में कंट्रोल लूज होता है, कंट्रोल लूज होने के बाद में इंसान का परवर्जन जो है, इंटरनल जो परवर्जन है वो बाहर आता है। और अगर उसको ऐसी कंडीशन में कोई इंसान मिल जाए जिसके ऊपर वो प्रेडेटर बन के वो अपना परवर्जन सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसके लिए वो ईजी हो जाता है। यहाँ तक कि नहीं, आप जैसे यहाँ डेट ग्रेप ड्रग्स हैं जो ड्रिंक्स में मिलाई जाती हैं, बाकी की चीज़ें की जाती हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। वो नॉट ओनली ड्रग्स लेके प्रेडेटरशिप करना, ये और एक इशू है। नहीं, ड्रग्स के लिए तो आई ऑल्सो फील दैट पेरेंट्स एज सेड कि जैसे पेरेंट्स है उनको ध्यान देना चाहिए। पीयर प्रेशर रहता है नो डाउट, लेकिन अगर बच्चों पर कंट्रोल, खुद सेल्फ कंट्रोल करना सीखना चाहिए। पहले अपन उपवास करते थे,
हाँ, वो क्यों था एक्चुअली, उपवास भगवान के लिए था कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने पर कंट्रोल ला सकते हैं इतना तो मुझे श्योर है। अगर ये सब संस्कार अगर हम बच्चों को देंगे तो आई थिंक ड्रग्स वगैरह से हम थोड़ा सा दूर रह सकते हैं बच्चों को। और ऑब्वियसली सरकार का भी है कि अभी ये ड्रग्स यहाँ ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं या पूरा देश में नहीं, तो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है सबको ड्रग्स का। तो इसके रैकेट्स भी है, कॉलेज प्रीमाइसेस में प्रिंसिपल्स है, कॉलेज के ट्रस्टीज़ है, तो कॉलेज प्रीमाइसेस में यूजुअली ये ड्रग्स का ये फैला जाता है। अब पब्स है, अभी देखो बीच में पूना में कितने सारे होटल्स में उन्होंने रेड्स किए, तो तभी पता चला कि वो जो एक्सीडेंट हुआ तो वो अंडर ड्रग यही था। तो ये सब रोकने के लिए ये सब पब्स है जो रात रात को देर से चलने वाले होटल्स है, इन पर इंस्पेक्शन करके उनके छापे मार के उन पर ध्यान रखें और उनको कड़क से कड़क सज़ा देना चाहिए। जस्ट बाबा पैसा दे के फिर वो लोग छूट जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रेपिस्ट को आप मृत्यु दंड देना चाहिए, वैसे हम लोग बोलते हैं कि जो ड्रग्स लेके बिकते हैं जो होटल, उनका सील तो करना चाहिए, लेकिन उनको भी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट करना चाहिए। जब तक अपना लॉ कड़क नहीं होता है तब तक ये समस्या चालू रहेगी। तो इसके लिए लॉ में भी थोड़ा सा आना चाहिए कि एक बार करके देखो। बिल्कुल बलात्कार भी विस्तृत करने का लॉ हो चुका है, बिल्कुल फांसी सजा मिलेगा, ये होना चाहिए, होना ही चाहिए। हम बदलापुर के इसमें तो हमने मांग की है कि ये उसको फांसी की सज़ा दो, क्योंकि एक बार अगर हम देंगे तो लोग 10 बार सोचेंगे। इवन ये पब वाले हैं जिनके या तो होटल वाले जिनके पास ये ड्रग्स मिलते हैं बिकते हैं, ये इनको भी ऐसा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दो ताकि नेक्स्ट टाइम दूसरा होटल या पब वाले ये नहीं करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ लॉ अभी आने की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, ऐसा नहीं लगता हम लोग अपनी सनातन शिक्षा से भटक गए हैं? माई लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, ऐसे काफ़ी सनातन नहीं, में अभी लोग थे जिन्होंने संस्कार भी थे, सब कुछ भी थे और इस देश को विश्वगुरु की तरफ लेके गए थे। हम कहीं ना कहीं से भटक तो नहीं गए? सी अपन भटक नहीं गए ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि क्या होता है कि हर जनरेशन डिफरेंट रहता है। अभी ये जनरेशन देखो, हमें हमारे टाइम या हमारे पहले हमारे जो पेरेंट्स थे उनको अगर बाहर देश जाना पड़ता था तो बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं था। लेकिन आजकल कर्जा आराम से मिल जाता है, बच्चे लोग बाहर पढ़ने को जाते हैं, तो वो संस्कृति अपने में आ गई।